आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आकाशवाणी के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत G20 की मेजबानी कर रहा है इस साल और ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। विभिन्न मुद्दों को केंद्र में रखकर अलग अलग बैठकें आयोजित हो रही है और बैठकों का और सम्मेलनों का जो सिलसिला है ना, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य G20 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। G20 थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भी सभी के लिए स्वस्थ विश्व के निर्माण की बात करता है। रेडियो डॉक्टर में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। G20 एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स, G20 और स्वास्थ्य पहल। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अमित गुप्ता, हु इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित गुप्ता आपका। जी, और FM रेनबो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो बहुत बहुत नमस्कार और सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं G20 स्पेशल रेडियो डॉक्टर में। तो डॉक्टर साहब, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम चाहेंगे कि आप इस टॉपिक पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि G20 और स्वास्थ्य का जो है क्या रिलेशन है। जी हाँ, तो जैसा हम सभी जानते हैं, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20s, जो कि एक दुनिया के इकोनॉमीज़ का एक इंटरनेशनल फोरम है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और 19 और कंट्रीज़, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इनका एक ग्रुप है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमी के हिसाब से, फाइनेंस करने के हिसाब से कुछ काम किए जाएं, और जिसमें सोशल डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। नई टेक्नोलॉजी और नए नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए ज़रूरी है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में अभी हम कोविड-19 से जूझ रहे थे, उसके अलावा कई और बीमारियां भी हैं, मेल न्यूट्रिशन और कई पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनसे डील करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश मिलकर काम करें। और खुशी की बात यह है कि ये सन 2023, जिसमें कि भारत नेतृत्व कर रहा है G20 का, जिसमें भारत काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है दुनिया भर को। और अभी हम कोविड-19 से काफ़ी सक्सेसफुली बाहर निकल कर भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नई पहल कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इससे पूरे देश का स्वास्थ्य स्तर काफ़ी अच्छा होगा। पूरे देश का, साथ ही पूरे विश्व के लिए भी कुछ जो है द्वार जो है खुलेंगे। भारत की आंखों से हम देखेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप आज के विषय से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो हमारी टेलीफोन लाइन से 0112342180 एंड 011234218084। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए स्वास्थ्य का जो भारत का मिशन है, उसी को ध्यान में रखते हुए G20 एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स को पहल दी जा रही है। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में। तो डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ हैं, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है और साथ ही पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी है। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा अलग हटकर है, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आज जो है हम G20 और स्वास्थ्य पहल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लिसनर्स आपसे आँखों के बारे में पूछना चाहते हैं, और जो आजकल इन दिनों बरसात के दिनों में जो आई फ्लू की समस्या आ गई, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। खैर, उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन एक कॉलर जो है वो हमसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें पहले लेना चाहूँगी। हेलो हाँ दादा मैम, नमस्कार। गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार गुरविंदर जी, पूछिए। डॉक्टर अमित जी को भी नमस्कार और G20 सम्मेलन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, नई दवाओं का प्रयोग, विशेषज्ञों का आपस में आदान प्रदान होगा, और इससे हमारा जो स्वास्थ्य लोगों का है उसमें काफी सुधार होगा। तो इसको डिटेल में बता दीजिए क्या क्या होगा। जी चड्ढा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये G20 के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। जैसा हम सभी जानते हैं कि
G20 जो ग्रुप है ये 1999 में शुरू हुआ था और इसमें सभी देश जो आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करना चाहते थे और इन्होंने हेल्थ से रिलेटेड जो अपने इनिशिएटिव्स लिए थे। तो अभी जो 2023 में जिसमें कि भारत प्रिजाइड कर रहा है और ये जो सम्मेलन है ये थर्ड क्वार्टर 2023 में होना है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंसी जो भारत को मिली थी वो इंडोनेशिया से मिली थी 1 दिसंबर 2022 को। और इसमें जो डिस्कशन होंगे और इसका जो एजेंडा है तो वो हेल्थ से रिलेटेड भी है और बाकी और कई चीज़ों में भी है। तो जो थीम है 2023 का G20 का ये है वसुधैव कुटुंबकम। जैसा आप जानते हैं ये महा उपनिषद से लिया हुआ संस्कृत का एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, दुनिया हम सभी एक परिवार की तरह हैं और इसलिए इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी एक धरती एक परिवार और एक ही हमारा फ्यूचर होगा। इसलिए इसमें जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, पहला इनिशिएटिव है कि हमें अपना हेल्थ सिस्टम्स जो हैं, जो हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसा भी आप जानते हैं कि पूरे देश में जो मेजर पब्लिक हेल्थ इश्यूज हैं वो हैं कि मेल न्यूट्रिशन है जिसमें कुपोषण की समस्या है, महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम है, कई इन्फेक्शस डिजीजेज हैं जैसे भारत में मलेरिया है, डेंगू है, ट्यूबरक्लोसिस है। इन इन्फेक्शंस के अलावा कुछ नेग्लेक्टेड इन्फेक्शस डिजीजेज हैं उनसे भी लड़ना है। और साथ ही में अभी हमने देखा कि जैसे एकदम से कोविड जैसी महामारी आई तो उससे कैसे हम लड़ेंगे, तो क्या हम उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं कि आगे अगर कोई ऐसी महामारी आ जाती क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो ऐसे सभी हेल्थ सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इन्फेक्शियस डिजीज को एड्रेस कर सकते हैं और लोगों को इसका अच्छा एक्सेस मिले, उनकी पहुंच तक हो, उन सभी बीमारियों की दवाइयां जो इसेंशियल मेडिसिन हैं वो उनको मिले, उसके लिए G20 के इस इनिशिएटिव में जो कार्य हो रहे हैं, जो भारत सरकार और सभी देशवासी मिलकर जो उसमें कार्य करेंगे, वो सब के इनिशिएटिव्स के बाद ये जो सम्मेलन हो रहा है उसमें इसका डिस्कशन होगा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इन्फेक्शंस के साथ साथ कई नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, डायबिटीज़ की दिक्कत है, हार्ट डिजीज़ की दिक्कत है। तो क्या होता है कि जब भी कभी किसी को ये बीमारी है तो उनमें दवाओं का खर्चा होता है, दवाई नहीं मिले तो बीमारी बढ़ती है। तो ये सभी दवाएं उचित कॉस्ट पर लोगों को मिलें और वो अपना इलाज ढंग से करें। अगर हम इन बीमारियों को इलाज ढंग से नहीं करते हैं और मान लीजिए किसी को शुगर है और वो कंट्रोल में नहीं है तो उसको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए कि उसको हार्ट अटैक हो गया तो एक ही दिन में हार्ट अटैक होते ही उसका अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो लाखों का बिल बन जाता है। वो इंसान जो अदरवाइज अपनी ज़िंदगी अच्छे से सडनली वो बहुत गरीब हो जाता है जिसको हम फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों से लड़ने के लिए भारत सरकार ने 2019 में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम को शुरू किया, जिसमें कि देश के करोड़ों देशवासियों को इसका फ़ायदा मिल रहा है और ऐसी कोई फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफी ना हो उनके इलाज के लिए उनको कैसे सब सुविधाएं उस आयुष्मान भारत प्रोग्राम में मिलेगी वो उनको मिल रही हैं। इसी तरह से दवाइयां सब मिलने के लिए जैसे आप जानते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन जो हैं, जेनेरिक ड्रग्स, तो भारत जेनेरिक दवाइयां का उत्पादन करने वालों में एक अच्छे देशों में से है और जेनरिक मेडिसिन के साथ साथ वैक्सीन्स वो भी भारत में बनती है और ना सिर्फ इसे हम अपने देश में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोविड के लिए भी वैक्सीन भारत ने अपनी ही वैक्सीन बनाई, जो इसके रिसर्च है वो भारत ने खुद किया, बाकी देशों से मिलकर किया। तो इन सब इनिशिएटिव्स में ना सिर्फ देशवासियों को बल्कि भारत बाहर के कई देशों को भी ये जेनेरिक मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। सो ऑब्जेक्टिव है इस G20 हेल्थ इनिशिएटिव्स का कि हम पूरे विश्व के सभी लोगों से और ख़ास तौर से उन देशों के पास जिनके पास ये दवाइयाँ और वैक्सीन ज़्यादा नहीं है, हम उनको भी सप्लाई करके उन सब का भी स्वास्थ्य का स्तर अच्छा कर सकें। और इसी में इस प्रोग्राम का, इस सम्मेलन का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वो इसमें सार्थक हो रहा है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। श्वेता मैडम नमस्कार। नमस्कार। और गोविंदर जी, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दिया और एक तरह से जो क्वेश्चन मैं स्वयं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि जो हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स है G20 के वो क्या है, वो डॉक्टर साहब ने आपके प्रश्न के जरिए ऑलरेडी बता दिया। डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के बारे में एक लिसनर का मैसेज आया कि थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग दिस ब्यूटीफुल टॉपिक टुडे ऑन रेडियो डॉक्टर, वेरी इन्फॉर्मेटिव। और ये जो नंबर है ये मुझे न्यूजीलैंड का नंबर लग रहा है, somebody from न्यूजीलैंड।
तो जी। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको ये टॉपिक लेने के लिए अच्छा लगा। एक क्वेश्चन है मनोहर लाल गांधी जी का, गाजियाबाद से, हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं ये। लिखा है कि G20 शिखर सम्मेलन पर पूरा भारत देश गर्व कर रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित नई तकनीक, नई चीज़ें देश को मिलेंगी और अलग अलग राज्य में किस तरह का स्वास्थ्य लाभ हम उठा सकेंगे और आम नागरिक को किस तरह का फायदा होगा और किन किन बीमारियों को विशेष श्रेणी में रखा गया है, कृपया बताएं। जी, तो जैसा अभी मैंने बोला कि हमारे देश में वो बीमारियां जिनको ज़्यादा पहले तरजीह नहीं दी गई, जिसको हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज बोलते हैं, इन्फेक्शन से, मान लीजिए कि किसी को फाइलेरिया या हाथी पांव की दिक्कत है, मान लीजिए कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ है, तो गांव में रहने वाले लोग जिनको कि इसके लिए जो टेस्ट चाहिए, चाहे वो सिंपल सा ब्लड शुगर का टेस्ट है या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट है या हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए या उसको देखने के लिए ECG करने का है, तो खास तौर से भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के हेल्थ सिस्टम्स में कभी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, कुछ जगहों पे सुविधाएं कम उपलब्ध हैं। इसलिए इस G20 प्रोग्राम के थ्रू हम अपने हेल्थ सिस्टम को कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं, गांव-गांव, गली-गली सब लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ज़्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं, जिसमें कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर हैं और साथ में जो उनके मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं और आशा जो एक्टिविस्ट हैं, वो सब लोगों को ज्ञान देती हैं, इसके बारे में बताती हैं। तो वो अवेयरनेस, वो कैपेसिटी के साथ साथ उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स में इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए, जो साधन चाहिए, वो सब भी उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें, ना सिर्फ भारत का बल्कि दूसरे देशों के साथ भी, ताकि हम मिलकर इन सब बीमारियों से लड़ सकें। जी। जब हम नई नई तकनीकों की बात करते हैं तो आप देखिए कि कोविड वैक्सीन बनाने के लिए जो भारत ने एक पहल की और भारत की अपनी वैक्सीन जो कई देशों में भी सप्लाई हुई और उन सबको भी कोविड से बचाव में काफ़ी मदद मिली, उसी तरह से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और जैसे आजकल AI और मशीन लर्निंग के बारे में लोग बात करते हैं, तो क्या हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI को भी हेल्थ सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ करें कि हमें मालूम चले कि कहाँ पर क्या नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। जैसे हमारे देश में इतने स्वास्थ्य से संबंधित इतनी इंफॉर्मेशन है जिसको कोलेट करके और उनका क्या इंसाइट्स, क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पर कोई बीमारी थोड़ा अगर नंबर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो क्या वहाँ पे कोई आउटब्रेक हो गया है या कोई नया ट्रेंड आ रहा है, कोई नई तरह की बीमारी आ रही है, उसको देखने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी के सिस्टम यूज़ करते हैं। तो वो सब भी इस G20 के प्रोग्राम में डिस्कस किए जाएंगे और उस पर इनिशिएटिव्स भारत सरकार ऑलरेडी ले रही है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि जिस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक को हमारे देश ने कंट्रोल किया, जिस तरह से जितनी तेज़ी के साथ वैक्सीन का जो है आवंटन और इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में इतनी सफलता के साथ, ये अपने आप में एक मैं कहूँगी ये एक अपने आप में एक चैलेंज था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हमारे देश ने इसे बहुत ही सफलता के साथ इसको निभाया। ये सारी दुनिया के लिए एक वानगी है। तो मुझे लगता है कि G20 सम्मेलन में जो अन्य देश है वो भारत के इस जो मुहिम थी इससे भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे और जानना ज़रूर चाहेंगे कि हाउ इंडिया मैनेज्ड दिस। जी, तो देखिए, जैसा भारत में सबसे पहले जब कोविड शुरू हुआ 2020 में, फरवरी 2020 में सबसे पहले हमें कुछ केसेस मिले केरल में, जो इन्फेक्शन बाहर से स्टूडेंट्स आए थे, और उसके बाद तुरंत भारत सरकार ने सभी राज्यों के साथ मिलकर एकदम एक एक्शन प्लान बनाया। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, और इनफैक्ट जो दूसरी लहर थी उसमें तो काफ़ी जानमाल का भी नुकसान हुआ। मगर अगर हम इसे बाकी देशों से कंपेयर करें तो वहाँ के मुकाबले भारत ने सही समय पर सही आकलन करके जो सिस्टम बनाया और उससे लोगों को कोविड से लड़ने के लिए जो टेस्ट चाहिए थे, तो ICMR के साथ मिलकर और NCDC के साथ मिलकर और सभी राज्यों के साथ मिलकर जो उन्होंने लैब रिसर्च और टेस्टिंग लैब्स बनाई,
तो देखते ही देखते कुछ दिनों में वो लैब्स का नंबर दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों में हो गया और फिर बाद में हजारों में भी हो गया। और एक समय ऐसा भी आया कि जिस वक्त जिसको जब भी वो टेस्ट चाहिए तो वो चाहे प्राइवेट लैब हो, सरकारी लैब हो, वहाँ जाके टेस्ट करा सकता है। उसी के साथ जो दवाइयाँ थी जो शुरू में कोविड से लड़ने के लिए, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था कि नई बीमारी क्या है, कैसे इसे ट्रीट किया जाए। और जैसे जैसे इसके बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन आती गई और जिसमें कि भारत के अंदर जो कोविड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, जो डेटा था, उसके बेसिस पर नई नई प्रोटोकॉल्स बने और उनको ट्रीटमेंट को और अच्छा बनाने में मदद मिली। और भारत सरकार ने इन सब दवाइयों का, जैसे शुरू में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थी, तो हमने कई और देशों को भी दवाई दी, ये जानते हुए भी कि हमें नहीं मालूम कि आगे कोविड कितना और बुरा भी हो सकता है। मगर फिर भी हमने एक ग्लोबल, मतलब वसुधैव कुटुंबकम सोचते हुए, सभी देशों को अपना परिवार का सदस्य समझते हुए उन सबको ये सब दवाइयाँ दी और ये टेक्नोलॉजी भी उनको दी कि वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि हम सभी लोग, भारत इस बीमारी से लड़ सका। और जो पॉलिटिकल विल है, जो नेतृत्व है भारत सरकार का और सभी राज्य सरकारों को सपोर्ट करने का, और इन सभी कामों में क्योंकि फंड्स भी लगते हैं, रिसोर्सेज भी लगते हैं, तो मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसा भारत ने और भारत सरकार ने इसके लिए काम किया वो बहुत ही कमेंडेबल है। जो हमारे कोविड वॉरियर्स, वो सभी लोग, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो एसोसिएटेड बाकी और लोग थे, चाहे वो हेल्थ में थे, चाहे वो पुलिस में थे, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट, सभी लोगों ने इतने अच्छे से कोविड महामारी से लड़ने में, कोविड पैंडेमिक से लड़ने में काम किया, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, इनकी पहले बात सुन ले। आई होप इनकी कॉल अभी तक कनेक्टेड हो। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुजाता दत्त मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी रघुविंदर जी बोलिए। नमस्कार। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम रघुविंदर जी। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इस बार G20 को हम होस्ट कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि अगली बार भी हम ही होस्ट करें। अच्छा। लास्ट कुछ सालों से हमारे देश में एक बड़ी अच्छी बात हो रही है, गरीबों तक मेडिकल सुविधा और सस्ते दामों पर। ये संदेश 19 कंट्रीज को और जाए, इसके लिए हमें कौन से इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि उसका लाभ ये भी उठा सके? कृपया बताने का कष्ट करें। जी रघुविंदर जी, तो देखिए, जैसा ये जो समिट है ये 18वां समिट हो रहा है, G20 लीडर समिट। और भारत ना सिर्फ पहली बार भारत में हो रहा है, बल्कि ये साउथ एशिया में भी पहली बार हो रहा है। और इस G20 ग्रुप में भारत नेतृत्व कर रहा है और बाकी कंट्रीज को जो मैसेज जाना चाहिए वो अपने आप में ही काफ़ी अच्छा दिखता है कि भारत ने जैसे कोविड-19 महामारी से लड़े, उसके अलावा बाकी देशों को जो सपोर्ट किया, चाहे वो मेडिसिन्स के लिए हो, चाहे वो बाकी सप्लाईज इक्विपमेंट के लिए हो, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए हो, उसके अलावा हमने बाकी और कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए और रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि भारत के कई विशेषज्ञ, कई पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट दूसरे देशों में गए, चाहे वो डायरेक्टली भारत सरकार की तरफ से गए, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या यूनिसेफ की तरफ से गए, और इन देशों में, बाकी देशों में इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए, और जो वहाँ उन देशों की पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जो वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा ज्वलंत समस्याएं हैं, उनसे जूझने के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, तो भारत ने वो टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए अपने यहाँ भारत के विशेषज्ञों को भेजा। इसके साथ ही वहाँ पर जो टेक्निकल एडवांसेस हैं, जो कई ऐसे देश हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं पैसे के मामले में, जो इन सब सुविधाओं को अपने पास से खर्चा करके नहीं कर सकते हैं, तो भारत ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन देशों को दिया है। साथ ही अब भारत, जो हम पहले बोलते थे कि एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन इतनी सारी अच्छी चीज़ें करने के बाद मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारा देश पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक पैरामीटर होता है कि हम स्वास्थ्य के लिए कितना काम कर रहे हैं, तो अभी तक जो हम अपने GDP का 1% से भी कम खर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य के लिए, तो भारत ने एक बीड़ा उठाया है कि 2025 तक हमारा जो हेल्थ स्पेंडिंग है वो पूरे GDP का 2.5% तक हो जाएगा। और ये खर्चे में भारत के लोगों के लिए और साथ ही में दूसरे देशों में स्वास्थ्य से संबंधित सप्लाईज और उनको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो काम किए जाएंगे, और विश्व स्तर पर है
SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो WHO और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर और बाकी देशों के साथ मिलकर हमने गोल्स बनाए हैं कि 2030 तक हम क्या क्या गोल अचीव कर पाएंगे, जो ना सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित है बल्कि स्वास्थ्य के इर्द गिर्द जो और सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं उनके लिए भी काम करेंगे। मान लीजिए कि मैं एक रोगी हूं और मुझे एक हॉस्पिटल में जाना है। अगर मैं एक ऐसे गांव की बात करूं कि मैं गांव से हॉस्पिटल जाना तो चाहता हूं, हॉस्पिटल तो है, मगर मैं जाऊं कैसे, क्योंकि वहां पे सड़क ठीक नहीं है, वहां सड़क है ही नहीं। तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के अलावा सड़क विभाग भी आएगा। अगर मैं एक हेल्थ फैसिलिटी है जहां पर कि साजो सामान तो है, एक मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर भी जहां कोई सर्जरी हो सकती है, मगर वहां पे बिजली नहीं है, तो वो स्वास्थ्य केंद्र कैसे काम करेगा? वो बिजली की सप्लाई तो पावर डिपार्टमेंट ने करनी है। तो उसी तरह से एजुकेशन अगर ज़्यादा अच्छी होगी, लोगों को अवेयरनेस होगी, वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको मालूम होगा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, कैसे हम रोगों से पहले से बच सकते हैं, बजाय इसके कि हम रिएक्टिव अप्रोच रखें कि पहले कोई बीमारी होगी फिर हम उसका इलाज करेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए हम बोलते हैं कि इसको सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के इर्द गिर्द वो सामाजिक और क्या कार्य करने हैं जिससे कि हम हेल्थ का स्तर भी अच्छा रख पाएंगे, जिसके लिए कि भारत सरकार काम कर रही है। तो इन सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है और हमने उसके कई टारगेट्स रखे हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट टारगेट जो है वो ग्रीनर इंडिया के लिए है, जिसको हम पंचामृत भी बोलते हैं, कि जो पहले हम फॉसिल फ्यूल से अपना काम करते, कोयला जलाकर खाना बनाते थे या कोयले से बाकी और काम करते थे एनर्जी के लिए, अब हम वो नॉन फॉसिल तरीके से एनर्जी रखेंगे, जिसका कि हमने गोल रखा है। भारत सरकार ने कहा है कि हम जो नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी है उसे 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे 2030 तक। उसी तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसमें भी उनके रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट, उसका 50% हम 2030 तक फुलफिल करेंगे। जो कार्बन एमिशन है, जो ऐसी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरी दुनिया में गर्मी का स्तर ज़्यादा बढ़ा रही, ग्लोबल वार्मिंग करें, जिसकी वजह से पहाड़ों की बर्फ़ थोड़ा पिघलती है, समुद्र का लेवल, पानी का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से बारिश और मॉनसून का सिस्टम बिगड़ता है, फिर साइक्लोन आते हैं, सुनामी या फ्लड आता है, बाढ़ आती है। ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य को भी असर लाते हैं। तो इन सब से लड़ने के लिए भी हमने एक बीड़ा उठाया, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म 1-2 साल में होने वाले काम नहीं है। कुछ काम है जो हम 5 साल में करेंगे, कुछ काम है जो हम 10 साल में करेंगे, 2030 तक करेंगे, 2050 तक करेंगे, 2070 तक करेंगे, क्योंकि भारत का एक लॉन्ग टर्म एक उद्देश्य है कि हम अपना जो नेट जीरो की बात करते हैं कि हम सभी तरह के एनर्जी जो अच्छे ग्रीन फ्यूल है इनको यूज करें, नेट जीरो तक पहुंचेंगे, वो हम 2070 तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए G20 एक ऐसा माध्यम है जिसमें भारत अपनी गाइडेंस दे सकता है बाकी और देशों को, जो बाकी 19 कंट्रीज है उनको, और साथ ही पूरे विश्व में बाकी देशों को गाइडेंस दे सकता है कि कैसे हम जो भारत में सीख रहे हैं नया और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य के स्तर को भारत में भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे ही क्यों ना बाकी देश भी करें, और उसमें जो भी सपोर्ट भारत कर सकता है वो भारत कर रहा है। और G20 का एक उद्देश्य है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि पैसे के मामले में, क्योंकि बिना पैसे के काम करना मुश्किल है, हर एक कार्य में पैसा तो लगता ही है, धनराशि लगती है, चाहे वो सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम है जो आम जनता के चाहे फ्री है, लेकिन भारत सरकार का पैसा तो लगता है। ऐसे कई कंट्रीज में भी ये क्योंकि पैसा लगेगा, तो उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करें, उसके लिए भी G20 एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मुझे लगता है कि इस साल भारत की तरफ से गया हुआ जो गाइडेंस होगा वो पूरे विश्व को स्वास्थ्य के स्तर पे काफी अच्छा लेकर जाएगा। जी धन्यवाद। तो जय हिंद मैडम। जय हिंद। और हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी का, जिन्होंने मेरे को इतनी डिस्क्रिप्टिव वे में हमें बहुत सारी जानकारियां दी। शायद हम इतना सब कुछ नहीं जानते थे कि G20 में क्या क्या होने वाला है और किन किन मुद्दों पर, स्पेशली हेल्थ को लेकर किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। डॉक्टर साहब, आप बार बार कुछ टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे एक लिसनर का सवाल है सुधीर सिंह का, जिन्होंने लिखा है कहाँ से, कुतुबगढ़ से, कि ये जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन जो डॉक्टर साहब कई बार दोहरा चुके हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है और ये क्या है? जी हाँ, तो देखिए, पेटेंट मेडिसिन और जेनेरिक दवाइयाँ तो हम कई बार मैगजीन्स में या और माध्यम से हम कई बार सुनते हैं कि शायद ये जेनेरिक दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं। अच्छी नहीं है का मतलब है कि क्या उसमें कुछ क्वांटिटी कम है, क्या वो दवाई ठीक नहीं है, या
ये जेनरिक मेडिसिन हमें कैसे मदद करेगी, तो मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि जेनरिक दवाइयाँ भी, जैसे हम कोई दवाई, मान लीजिए हम अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल हमें कुछ दवाइयाँ देता है, या हम किसी दुकान पर जाते हैं, दवा की दुकान पर जाते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, तो वो अलग अलग कंपनी उन दवाइयों को बनाती है और वो कंपनी के अपने क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे मापदंड होते हैं जिसमें कि वो उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं कि वो दवाई अच्छी है। अच्छी इन द सेंस कि उसमें जितने मिलीग्राम या ग्राम जितनी क्वांटिटी है वो पूरी है, जो उस टेम्परेचर में उसको रखना है ताकि वो बिना टेम्परेचर कंट्रोल कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी, वो कितने समय तक रखी जा सकती है, शेल्फ लाइफ कितनी है, और उसमें क्या प्रिजर्वेटिव हमने इस्तेमाल किया है, और उसकी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो वो कंपनियां उसको इतने सारे काम करने के बाद जब उसे मार्केट में उतारती हैं, और ज़्यादातर जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं अपना ये कुछ मार्जिन रख कर इनको सेल करती हैं। तो ये पेटेंट मेडिसिन है जो अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने अपने पेटेंट लिया है और उसके माध्यम से वो इन दवाइयों को उन कंट्रीज में भी भेजते हैं। अब हम आते हैं जेनेरिक दवाइयों पर कि वो कंपनियां जब ये चाहती हैं कि ऐसी सभी मेडिसिन को क्या हम कुछ कम पैसे में लोगों को मुहैया करा सकते हैं, उसमें क्वालिटी से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए क्या हम उन दवाइयों को थोड़ा सस्ते दाम पे लोगों को मुहैया करा सकते हैं, तो वो उसमें अपने कुछ प्लान्ड वे से ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि हमें कोई उसमें एक्टिविटी करनी है जो प्रमोशनल एक्टिविटी है, क्या हम उससे कुछ खर्चा बचा सकते हैं। अगर हम उसको एक जगह पर बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन, तो क्या हम उसे ऐसी दूसरी जगह बना सकते हैं जिससे में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाए। अगर हम उसको एक मास लेवल पर बना रहे हैं जिसमें कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके और उसमें कम लोगों का, मैनुअल लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो, तो क्या हम 4 लोगों के बजाय 2 लोगों से वो काम करा सकते हैं जिसमें कि हमें 2 लोगों का सैलरी बच जाएगा। ऐसे अगर वो कॉस्ट कम करते हुए, और उसकी जो पैकिंग है, मान लीजिए कि पहले मैंने पैकिंग किया, उसको बहुत अच्छे मटेरियल का पैकिंग कर दिया, उसमें बहुत रंग बिरंगा कुछ लगा दिया जिससे मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही, क्या मैं उस कॉस्ट को कुछ कम कर सकता हूं। तो ऐसे करते हुए बिना एक्चुअल उस दवाई की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए भी मैं कुछ मेडिसिन बना सकता हूं जिसमें कि कॉस्ट कम हो जाती है। इसी को हम जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं। और ये जेनेरिक मेडिसिन अब भारत सरकार ने भी अपने कई प्रोग्राम्स के थ्रू इसको अस्पतालों से भी जेनेरिक मेडिसिन देना शुरू किया है। अस्पतालों के अलावा अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर भी जन औषधालय खुले हुए हैं। उसके अलावा आप मान लीजिए कि दुकान पर जाते हैं तो आपको वही सेम कंपनी, वही सेम दवा 2 तरह से भी देख सकती है कि आप उसको पेटेंटेड वाला ब्रांड ले सकते हैं, आप उसको जेनरिक वाला ब्रांड ले सकते हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस है और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, और मैंने देखा है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं, जन औषधि केंद्र, जहाँ पर सस्ते दामों में जो है दवाएं उपलब्ध है। लेकिन कई बार जो ग्राहक होता है उसको लगता है कि ये सस्ती दवाएं, कहीं इसमें क्वालिटी का कोई फ़र्क तो नहीं है, कहीं हम जो महंगी दवाएं हैं वो ज़्यादा असर करें, जो ये सस्ती दवाएं वो कम असर करें। ऐसा बिल्कुल भी जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और बात है कि अगर आप उस दवा के रैपर को देखें जिसमें लिखा है, या उस दवा की डिब्बे पे या उसके शीशे में देखेंगे, तो उसमें कॉम्पोजिशन तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा उसमें कई टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी होती है। और ये दवाओं का रख रखाव और इसका सारा हिसाब की सही दवा है या नहीं, उसको क्वालिटी कंट्रोल, सो अल्टीमेटली भारत सरकार के अंदर जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और उनका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो इन सब चीज़ों में क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत सारे काम करता है। और दवाओं की दुकान से भी और बाकी जगहों से जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो आकर देखते हैं कैसे वो दवा रखी है, कहाँ वो रखी है, अगर कोई दवा फ्रिज में रखनी है तो क्या वो रखी है या नहीं रखी है, कोई एक्सपायर्ड डेट वाली मेडिसिन तो नहीं है, और जो भी उसके क्वालिटी के पैरामीटर्स उसको चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि अगर वो जेनेरिक दवाई है तो जेनेरिक दवाई के नाम पर कहीं कुछ सब क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड चीज़ तो नहीं है, और ऐसा नहीं है। और जेनरिक दवाई भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अगर हम आज के टॉपिक के साथ रिलेट करना चाहें तो क्या G20 बैठक में इस मुद्दे पर भी कुछ बातचीत होगी? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जो इंडिया है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है जेनेरिक मेडिसिन का, और भारत सरकार ने जो लोग स्टार्टअप हैं, जो लोग जेनेरिक मेडिसिन के क्षेत्र में उत्पादन या उसके सप्लाई चेन या उसके ट्रांसपोर्ट में काम करना चाहते हैं, तो भारत सरकार उनको फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट भी करती है। राज्य सरकारें भी उसको सपोर्ट करती हैं। और इन सब के डिस्कशन में G20 पे भी ये डिस्कशन हो रहा है कि कैसे हम ये जेनेरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने सप्लाई चेन को ऐसा बना सकते हैं कि दूसरे देशों में जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पर वो जेनेरिक मेडिसिन भेजी जा सके, या वहीं पर ही बनाने के लिए हम उनको टेक्निकल सपोर्ट दे सकें। और जब ये जेनेरिक मेडिसिन सभी लोगों को मुहैया होंगी
तो उससे क्या होगा, हम इसको बोलते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पर जिसको जो जरूरत है उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर उसको वो मेडिसिन मिले। तो जब लोगों को ये मेडिसिन मिलेगी तब वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होंगे। मान लीजिए अगर आज मुझे डायबिटीज है और मुझे उसकी मेडिसिन चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि पेटेंट दवाई महंगी है, और अगर मैं जेनरिक मेडिसिन से काम चला सकता हूं और मेरी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो मैं जेनरिक मेडिसिन लेकर भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता हूं। लेकिन अगर मैं जेनरिक मेडिसिन के बिना हाई कॉस्ट में मेडिसिन नहीं लेता हूं और मैं अपनी किसी क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज की मेडिसिन नहीं लेता हूं, तो ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्क है मेरा स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई और उसकी अवेलेबिलिटी टू ऑल द इंडियंस एंड टू ऑल आवर फैमिली मेंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग G20 कंट्रीज, ये हो, इसलिए जेनरिक मेडिसिन का मुद्दा बहुत अहम है G20 के सम्मेलन के लिए भी। जी, एक कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी जी राजा साहब बोलिए। जी, जैसा कि काफी जैसे प्रोग्राम में सुन रहा हूँ, काफी जानकारी मिली है, लेकिन छोटी जानकारी डॉक्टर साहब से चाहिए। जैसे हम लोग जन औषधि केंद्र पर कोई दवा लेते हैं, जहाँ पे लिए उसके बाद जैसे वहाँ हम नहीं पहुँच पाए, उसके दूसरी जगह लिए, तो कभी कभी दवा वही होती है लेकिन जो पैकेट या पन्नी में होती है तो उसको कुछ रंग चेंज होता है। तो क्या डॉक्टर साहब वो दवा वही तरह काम करेगी या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, जो दवा है उसमें उसके क्वालिटी की, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या दवा खराब तो नहीं है, उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला तो ये है कि अगर आपने दूसरी जगह से दवाई ली, क्या वो दवाई दोनों सेम है, यानी उसका कॉम्पोजिशन। तो जब कॉम्पोजिशन है कि एक जगह कई ऐसी दवाइयां भी हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर की गोली 5 मिलीग्राम की भी एक आती है, 10 मिलीग्राम की, या तो क्या वो कॉम्पोजिशन सेम है या नहीं है। कभी कभी हम सर्दी खांसी जुकाम के लिए जो दवा दिया है उसमें 2 दवाइयां या 3 दवाइयां मिक्स होती हैं, तो कहीं हमने ऐसा तो नहीं लिया जिसमें कि एक और दवाई भी थी जो हमें शायद जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी जगह से वो दवाई ली जिसमें कि 2 दवाइयां हैं और वो दूसरी दवाई शायद हमें कहीं नुकसान ना करे। इसलिए पहली चीज है कि सेम दवाई होनी चाहिए। दूसरा है कि आप उसमें उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी दवा उसके एक्सपायरी डेट से आगे नहीं जानी चाहिए। तो जो उसमें एक्सपायरी, मान लीजिए कि अभी हम जैसे जुलाई महीने में है, तो अगर उसमें एक्सपायरी डेट लिखा जुलाई 2023, तो हम उसको 31 जुलाई 2023 तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो एक्सपायरी डेट देखना जरूरी है। तीसरा, जो आप रंग बदलने की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसका कि सर्दी गर्मी से या लाइट से असर पड़ता है। जैसे हम अगर छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी है। कुछ दवाइयों को फ्रिज के डोर में रखना जरूरी है, कुछ दवाइयों को सनलाइट से बचाना जरूरी है। तो जो भारत सरकार के नियम हैं कि मान लीजिए कि अगर लाइट से वो दवाई पे असर आ सकता है, तो आपने देखा हो कई उनकी जो मान लीजिए सिरप है, तो वो शीशी उसकी जो ब्राउन कलर की होती है, ताकि ब्राउन कलर में वो लाइट ऐसे अंदर जाके नुकसान नहीं देती है। उसी तरह से कुछ रैपर होते हैं जिनको ब्राउन कलर का कर दिया जाता है। तो इसलिए ऐसे सब मापदंड की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसा कलर चेंज हो गया जो स्पेसिफिक अगर ऐसा है, तो उसके बारे में आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर, जो भी आपके हेल्थ प्रोवाइडर हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है वो आपको उसके बारे में और क्लैरिफिकेशन भी दे पाएंगे। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, जैसा कि इन दिनों G20 की मेज़बानी को लेकर भारत का जो दायित्व है उस पर काफ़ी पूरे देश में एक लहर सी चली हुई है, सम्मेलनों की लहर चली हुई है, और सारा देश जो है, सारे देशवासी जो हैं गौरवान्वित है कि भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है। और उसी में हेल्थ इनिशिएटिव्स को लेकर भी बहुत हलचल है, G20 और स्वास्थ्य पहल। इसीलिए आज हमारे रेडियो डॉक्टर का टॉपिक भी ये है। तो डॉक्टर अमित गुप्ता ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम है, तो जाहिर है श्रोता अपने हेल्थ के बारे में भी कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। और भाई G20 जो है वो हेल्थ इनिशिएटिव्स को लेकर चल रहा है। तो एक श्रोता ने जैसे प्रश्न किया कि ये जो सीजन है इसमें आंखों की बीमारियां, खास करके आई फ्लू से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, तो देखिए, जैसा अभी बारिशों का समय है, मानसून सीजन है, और जिसमें अगर पानी खड़ा रहे तो वहाँ मच्छर पनप सकते हैं, और मच्छर होगा तो मच्छर से होने वाली बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू हो सकता है। उसी तरह से आई फ्लू जो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो भी ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज यानी अपने आप ठीक हो जाएगी। मगर जब तक ये ठीक होगी, जो वो 4, 5, 6 दिन लगेंगे, तब तक ये हमें सिम्टम्स देकर परेशान कर सकती है। इसलिए, और ये आई फ्लू क्योंकि एक
इंसान से दूसरे इंसान को लगेगा इन्फेक्शियस डिजीज है, इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को आई फ्लू है तो मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मुझे आई फ्लू हो जाएगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। तो ये वायरस उस जिसको संक्रमण है, जिसको आई फ्लू है, उससे मुझे लगने के लिए मुझे उसको टच करना पड़ेगा। अच्छा। या तो मैं उसको डायरेक्टली टच करूं, या उसने अपनी आंख को मसला और फिर कहीं टच किया, टेबल को टच किया, मैंने वहां पे हाथ लगाया, टच किया टेबल को, और ऐसे करके भी सरफेस कांटेक्ट से भी ऐसे मुझे आई फ्लू हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जिसे आई फ्लू है उसे घर पर ही बैठना चाहिए ये, या वो अपने डे टू डे वर्क नॉर्मली कर सकता है? जी देखिए, जैसा कोविड में भी हुआ था, शुरू में हम लॉकडाउन में थे, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि अगर हमें कोविड है, हम आइसोलेशन में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमें सिर्फ लगता है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, हम जैसे डॉक्टर्स हैं उन्होंने मास्क लगा लिए तो भी हॉस्पिटल गए। उसी तरह से आई फ्लू अगर किसी को है तो अगर हम जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, जो जनरल सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर वो लेंगे तो उसके हम बाहर भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को इन्फेक्शन दें, और इसलिए हम अगर आंखों को बार बार धोएं, साफ पानी से धोएं, अपने हाथों को साबुन से धोएं, और किसी जगह को ऐसे अननेसेसरी टच ना करें, और दूसरे किसी जिसको इन्फेक्शन नहीं है उससे टच में नहीं आए तो हम आई फ्लू दूसरे को नहीं देंगे। चलिए डॉक्टर साहब, कुछ बातें क्रोनिक डिजीजेस के बारे में भी बताना चाह रहे थे, और क्रोनिक डिजीजेस G20 सम्मेलनों में भी चर्चा का जो है महत्वपूर्ण विषय बनने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे G20 में जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है उन बीमारियों को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि इन्फेक्शियस डिजीजेज भी हैं, मेल न्यूट्रिशन भी है, और कई नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन्फेक्शन वाली नहीं है। जैसे अगर मैं मोटापे की बात करूं, डायबिटीज़ की बात करूं, तो मुझे डायबिटीज़ किसी को टच करने से नहीं होगा, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। मैं हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर कोई मोटा है और उसने अपना वजन को कंट्रोल नहीं किया तो कल को उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है। भगवान ने इंसान का शरीर ऐसा बनाया है कि किसी को एकदम से बीमारी नहीं होती है। पहले वो धीरे धीरे वजन बढ़ेगा, फिर एक लेवल पे आके मोटा होगा, फिर एकदम से उसको डायबिटीज़ या शुगर नहीं हो जाएगी। पहले उसको एक प्री डायबिटीज़ होगी, फिर डायबिटीज़ होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। वजन को कंट्रोल करें, स्मोकिंग है, अल्कोहल का इंटेक है, हम इसको रोक लें, सब्सटेंस अब्यूज़ है। कई बार लोगों की सीडेंट्री लाइफ है, बैठी हुई लाइफ है, वो जॉब ऐसी कर रहे हैं जो सीडेंट्री जॉब कर रहे हैं, जिनमें कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उससे भी वेट गेन होता है। हमारा डाइट अपना ऐसा है जिसमें जंक फूड ज़्यादा खाते हैं ज़्यादातर जो यंगर जनरेशन है, और अब लोग जो यंगर जनरेशन ज़्यादा है तो वो लोग भी डाइट पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि वजन बढ़ता है, शुगर का कंट्रोल ख़राब हो सकता है। हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ सिर्फ नहीं है बल्कि हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना इंपॉर्टेंट है। हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। हम जितना समय अपने काम को दे रहे हैं उतना ही समय अपने फैमिली को भी दें, अपने लिए भी टाइम निकालें। अपनी नींद को, जिसको हम बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो ज़रूर लें, और अपनी इमोशनल वेलबींग को भी अच्छा रखें। और एक और जो ज़रूरी चीज़ है कि अपनी खुद की और अपनी फैमिली के हेल्थ का भी ध्यान रखें। जैसे आयुष्मान भारत, अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे कोई बीमारी भी नहीं है तब भी मैं पीरियोडिकली अपना हेल्थ चेकअप कराऊं, जिसको हम एनुअल हेल्थ चेकअप भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो मुझे अपना शुगर चेक करना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी में करना है। अगर मुझे हार्ट डिजीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है तो मुझे कोई टेस्ट चाहिए, तो कुछ टेस्ट साल में एक बार होने चाहिए, कुछ पीरियोडिकली होने चाहिए। तो ज़रूरी है कि अगर मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उस केस में मुझे पीरियोडिक अपना कंसल्टेशन लेना चाहिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से। बाकी और जो प्रोवाइडर, जैसे डाइटिशियन हो गया, जो हेल्थ वर्कर हमें सुझाव देते हैं, हम उनको एडवाइस लें, उनको फॉलो भी करें। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर से एडवाइस तो ले लेते हैं लेकिन दवाई आधी अधूरी खाते कि नहीं डॉक्टर मुझे ये गोली बोली, मैं इसकी आधी ही खा रहा हूँ। तो वी शुड फॉलो द एडवाइस प्रॉपरली, राइट काइंड ऑफ डाइट, राइट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हमने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। और आयुष्मान भारत तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है हम अपनी तरफ से इन बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप को अवेयर करें, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आएँ, और अपने अगर हमें कोई बीमारी है तो उसको हम रेगुलरली अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और G20 पे इन सभी बीमारियों के बारे में विस्तार से डिस्कशंस चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसका आउटकम जो इसका सम्मेलन होगा, जिसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं,
तो पूरे विश्व को भी स्वास्थ्य के मामले में एक अच्छा संदेश और सपोर्ट जाएगा। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से उसी के साथ हम आज का शो जो है वाइंड अप करेंगे। सूरज यादव फ्रॉम बैंगलोर, इज द हेल्थ इनिशिएटिव्स ऑफ G20 confined to G20 countries only? Can other underdeveloped poor country too will be benefited from this? Do G20 have health program for poor African nations? जी हाँ, ये मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब ये 1999 में G20 क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, तो उसका पर्पस था टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पैसा लगता है हर एक काम में, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए होगा, और धीरे धीरे इसमें बाकी और जो ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग हेल्थ वो सब भी जोड़े गए। तो ये G20 ये देश हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं और कितना पैसा कहाँ पर हमने खर्च करना है, क्या प्लानिंग करनी है। आज के समय में जो G20 है वो दुनिया का जो ग्लोबल GDP है उसका अराउंड 80% रिप्रेजेंट करता है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 60% रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सिर्फ G20 की कंट्रीज के नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एजेंडा है। ये बाकी अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उन कंट्रीज का हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, अगर वहाँ पर लोगों को इन्फेक्शंस हैं, वहाँ पर लोगों को बीमारियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं उनका नुकसान वो हमें भी इम्पैक्ट करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो G20 का अभी का थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम सभी देशों के लिए काम करें। मान लीजिए जैसा सन 2014 में G20 ने एक एजेंडा जिसको हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा बोलते हैं, तो बोला कि उसमें हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज और प्रिपेयर्डनेस का काम करेंगे। फिर 2014 से 16 में, जैसे आपने अफ्रीका की बात की, तो 2014 से 16 में वेस्ट अफ्रीका में इबोला का आउटब्रेक हुआ। इबोला एक बड़ी महामारी थी जिसमें कि डेंगू की तरह एक बीमारी है, लेकिन वो ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं, उसमें डेथ और ये इन्फेक्शियस डिजीज थी। तो G20 ने वहां के लिए भी $30 करोड़ प्लेज किया सपोर्ट करने के लिए। वहाँ और सपोर्ट के लिए मेडिकल पर्सन, डॉक्टर्स, नर्सेज, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वो दिए, और सप्लाईज दी, इक्विपमेंट दिए इन सब अफेक्टेड कंट्रीज के लिए। और यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर इबोला इमरजेंसी रिस्पॉन्स उसको एस्टैब्लिश करने में भी सपोर्ट किया, ताकि G20 सिर्फ इन 20 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हेल्थ के लिए कैसे सपोर्ट कर सकता है उसके लिए कमिटेड है। इसलिए ये डिस्कशन जो G20 इंडिया में जो सम्मेलन हो रहा है ये पूरे विश्व के लिए हो रहा है, जिसमें कि हेल्थ एक बहुत अहम हिस्सा है। क्या बात है डॉक्टर साहब। और भारत का जो मिशन है, जो भारत की दृष्टि है वसुधैव कुटुंबकम की, स्वास्थ्य के लेकर भी भारतीय संस्कृति में यही कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। तो सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों। भारत की यही जो संस्कृति है ये सारी दुनिया तक फैले, फलीभूत हो, और इसी मिशन के साथ G20 जो है कार्य करेगा। G20 एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स, यही था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुजाता जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।